सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। न्यू फॉर्मूला सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूलास ऑफ चैप्टर नंबर 7 दैट इज वेव ऑप्टिक्स। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से वो कौन से फॉर्मूलास है जो हमें पता होने चाहिए ताकि हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे PYQs न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फॉर्मूला आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो देखो यहाँ पर मैं पहले जो फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ ये काफ़ी कॉमन से फॉर्मूला है जो आप 11th स्टैंडर्ड में भी स्टडी करते हो, बट हमें पता है कि 12th स्टैंडर्ड में जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं उनमें इनका भी यूज़ है। तो पहले हमें ये सारे पता होना चाहिए, तो पहले हम यही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम का जनरल सा फॉर्मूला है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अगर आप इसे कंपेयर करो तो आप कंपेयर कर सकते हो वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड दैट इज V इज इक्वल टू एन लैम्डा, है ना। ये फॉर्मूला किसका है? स्पीड ऑफ साउंड का, जहाँ पर V किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीड ऑफ साउंड, N का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और लैम्डा का मतलब वेवलेंथ। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, न्यू का मतलब क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड लैम्डा का मतलब क्या है? वेवलेंथ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का यूनिट वही होता है जो हम नॉर्मली जानते हैं हर्ट्ज, और वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा दैट इज रिलेटेड टू स्नेल्स लॉ। आप जानते हो स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वहाँ पर आई अपॉन आर जो होता है उसको हम स्नेल्स लॉ के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई यूनिट नहीं होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने के कई तरीके होते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सबसे पहले आप इस तरीके से लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज इक्वल टू N2/N1। इसे कैसे रीड करते हैं? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। दूसरा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, है ना। क्योंकि हम ये देखते हैं कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, या लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में ट्रैवल करती है। तो जब लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो सेकंड और थर्ड दोनों ही सेम फॉर्मूला है, बस फ़र्क ये है कि जो सेकंड वाला है उसमें लाइट जो है वैक्यूम से मीडियम में जा रही है, और थर्ड वाले फॉर्मूले में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे कि मैं बोलूँ वाटर से ग्लास या ग्लास से वाटर में जा रही है। अच्छा, C की वैल्यू जो है वो आपको पता है कांस्टेंट होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड कोई भी हो उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है। उसके बाद एक और ये जनरल फॉर्मूला जो भी याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, और इसका फॉर्मूला होता है λ1/λ2। λ1 का मतलब हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बस इसमें एक ही बात याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो स्पीड चेंज हो सकती है, वेवलेंथ चेंज हो सकता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला आप देख पा रहे हो दैट इज रिलेटेड टू क्रिटिकल एंगल। जैसे कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हम क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल एंगल होता क्या है? बेसिकली जब हम ये देखते हैं कि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है। तो उसी का यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, बट इसका हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई यूज़ नहीं है। तो फिलहाल के लिए आप चाहिए तो इसे याद रखो, या नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे मेन फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, जहाँ पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड, या उसी को ब्राइट पॉइंट या ब्राइट फ्रिंजेस कहते हैं, या उसी को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहते हैं। तो ये बेसिकली वो कुछ कंडीशंस है जिस कंडीशन के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कब कौन सा पॉइंट ब्राइट बनेगा या कब कौन सा पॉइंट डार्क बनेगा। तो ब्राइट बैंड या ब्राइट पॉइंट की जो कंडीशन है वो ये है कि जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? आइदर 0, λ, 2 λ, 3 λ, डॉट 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 n लैम्डा, ठीक है। और जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, 2π, 4π, 6π, डॉट 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 2n पाई। यहाँ पर n का मतलब क्या है? 0, 1, 2 एंड सो ऑन। क्योंकि ये जो लास्ट में हम यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाते हैं, ये फॉर्मूला एक ऐसा होता है जो इन सारी वैल्यूज़ को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। अगर आप n की वैल्यू रखते जाओगे तो आप देखोगे कि आपको ये सारे इक्वेशन मिलते चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर पाथ डिफरेंस का सिंपल सा मतलब होता है दो वेव के बीच के रास्ते का डिफरेंस, और फेज डिफरेंस का सिंपल सा मतलब होता है दो वेव के बीच के एंगल का डिफरेंस, ठीक है। तो याद रखना है कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड या ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस क्या होता है कि पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए, फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए। वैसे वन शॉट वीडियो में मैंने ये टॉपिक कवर कराया है, फिर भी फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये याद रखना है।
उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है हमारा, दैट इज कंडीशन फॉर डार्क बैंड और डार्क पॉइंट, या उसी को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, या आप डार्क फ्रिंजेस भी कह सकते हो। इसके लिए जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन है वो ये है कि पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू λ/2, 3λ/2, 5λ/2 डॉट 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 2n-1 λ/2। ठीक है। वहीं पर अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूँ तो फेज डिफरेंस पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है, डॉट डॉट 2n-1 पाई। और यहाँ पर याद रखना है कि n की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 से, और यहाँ पर मैंने n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट की है, 0 1 2 से। मतलब किसी भी तरीके से बस आपको ये याद रखना है कि ये जो हम फॉर्मूला बनाते हैं ये फॉर्मूला सारे वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो n की जो वैल्यू आप पुट अप करते जाओगे 1 2 एंड 3, तो आपको ये सारे इक्वेशन मिलते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है, दैट इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज पाथ डिफरेंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो जैसे हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इंटरफेरेंस हो चाहे डायफ्रैक्शन हो, दोनों में हम पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है जिसे हम डेल्टा एल से डिनोट करते हैं, हो सकता है कभी किसी क्वेश्चन में वो डेल्टा एक्स से भी डिनोट किया हुआ मिल जाए, तो याद रखना है कि पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वाई डी अपॉन कैपिटल डी। यहाँ पर देखो डेल्टा एक्स या डेल्टा एल जिसे हम क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस कहते हैं, और मैं बता चुका हूँ पाथ डिफरेंस मतलब दो वेव के बीच के रास्ते का डिफरेंस। वाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वाई का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ब्राइट और डार्क बैंड फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से, क्योंकि हमें पता है जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, इंटरफेरेंस जो हमारा पैटर्न बनता है उस पैटर्न में हम ये देखते हैं कि एक सेंटर मैक्सिमा होता है और सेंटर मैक्सिमा के ऊपर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा ऐसे फॉर्म होता है, और वही चीज़ सेंटर के नीचे होता है। सेंटर क्योंकि हमेशा मैक्सिमा होता है यानी ब्राइट होता है, तो उसके नीचे क्या बनेगा, डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट एंड डार्क। मतलब सेंटर से ऊपर जो पैटर्न फॉलो होता है वही पैटर्न सेंटर से नीचे फॉलो होता है। तो लेट से अगर मैं बोलूँ कि भाई सेंटर से फोर्थ मिनिमा या फोर्थ मैक्सिमा, या मैं कहूँ कि फोर्थ ब्राइट या फोर्थ डार्क कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई से। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप इसका वन शॉट वीडियो एक बार जरूर देख लेना। जैसे आप वन शॉट वीडियो देख लोगे तो ये फॉर्मूला आपको आसान लगेंगे, और फॉर्मूला आसान लगेंगे तो न्यूमेरिकल भी आसानी से हो जाएंगे। तो वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब है डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट या डार्क फ्रॉम सेंटर। वहीं पर स्मॉल डी का मतलब क्या है, स्मॉल डी का मतलब होता है सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, है ना। हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कैपिटल डी का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट, स्लिट से स्क्रीन तक के डिस्टेंस को हम कैपिटल डी कहते हैं। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ब्राइट या नंबर ऑफ डार्क बैंड, लेकिन सिंस यहाँ पर अभी फिलहाल हम ब्राइट बैंड का फॉर्मूला देख रहे हैं, तो इस ब्राइट बैंड के फॉर्मूले में एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, या उसी को आप बोल सकते हो नंबर ऑफ ब्राइट बैंड, मैक्सिमा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि इस पूरे फॉर्मूले में से 4-5 ऐसे फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा वही आपका वेवलेंथ है, y सिंस डिस्टेंस है तो इसका भी यूनिट इन टर्म्स ऑफ मीटर होगा, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस में जो गिवन वैल्यू होती है वो इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर होती है। इस यहाँ पे जो स्मॉल डी है वो भी, उसकी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर गिवन होगी, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। वहीं पर स्क्रीन डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर या मीटर में मिलेगा, अकॉर्डिंग टू ऐसा यूनिट ये मीटर में होता है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, नंबर क्या है, फॉर ब्राइट बैंड और फ्रिंजेस, क्योंकि कई बार वर्ड फ्रिंजेस यूज़ करते हैं, कई बार बैंड वर्ड यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नोट में मैंने लिखा है, नोट फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन ब्राइट बैंड। तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस जो इंटरफेरेंस से पूछे जाते हैं वो ब्राइट बैंड के ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। इसके बाद वन ऑफ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बोल सकता हूँ, दैट इज बैंड विड्थ और फ्रिंज विड्थ। बैंड विड्थ और फ्रिंज विड्थ का सिंपल से मतलब होता है कि दो ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा और दो डार्क बैंड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो, दो ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस या दो डार्क के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू होती है w इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अगेन लैम्डा वेवलेंथ, कैपिटल डी इज द स्क्रीन डिस्टेंस, एंड स्मॉल डी को हम क्या कहते हैं, स्लिट डिस्टेंस। नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज के बीच में
तो डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज का यहाँ पर एक फॉर्मूला है, दैट इज गिवन बाई डी इज इक्वल टू रूट ऑफ D1 D2। रेयरली किसी किसी फॉर्मूले में यूटिलाइज हम कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कोहेरेंट सोर्सेज बेसिकली क्या है, दो आइडेंटिकल सोर्स होते हैं जिनसे पास होने वाली जो लाइट वेव्स है उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वगैरह सब सेम होता है, ठीक है। यहाँ पर D1 का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ टू वर्चुअल सोर्सेज, और D2 का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन डिमिनिश्ड इमेजेस ऑफ द टू वर्चुअल सोर्सेज। मैग्नीफाइड का यहाँ पर मतलब क्या होता है, मैग्नीफाइड इमेज मतलब बड़ी इमेज बनना, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनना, और डिमिनिश्ड इमेज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनना। देन आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू ऑप्टिकल पाथ लेंथ या ऑप्टिकल पाथ। देखो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ का सिंपल से मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन वैक्यूम इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन मीडियम इन द सेम टाइम। यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ या ऑप्टिकल पाथ लेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू n इंटू डी मीडियम, n इंटू डी मीडियम। यहाँ पर n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल मीडियम है, और d का मतलब है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन मीडियम। तो n को अगर आप d मीडियम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वही वेव उतने टाइम में वैक्यूम में कितना ट्रैवल करेगी, जिसे हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। और अगर आप दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले से पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हो। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको वन शॉट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप वो जरूर देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रिलेटेड टू डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। तो मैं बोलूँगा कि दिस इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे जो भी हम फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट में सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आ जाता है रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस। जैसे हमने इंटरफ्रेंस में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला देखा था, डेल्टा एल से डिनोट किया था, वहीं यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है डी साइन थीटा। और अगर थीटा इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो याद रखना है कि इफ थीटा इज़ वेरी स्मॉल तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। देन जो आपका पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बनेगा दैट इज यू कैन राइट एज डी थीटा, ठीक है। तो ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दैट इज रिलेटेड टू एंगुलर सेपरेशन। एंगुलर सेपरेशन का मतलब ये हो गया कि मान लो ये आपका सेंट्रल ब्राइट है, ये क्या है, सेंट्रल ब्राइट, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपका बन रहा है फर्स्ट या सेकंड मिनिमा या फर्स्ट या सेकंड मैक्सिमा, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये जो आपका फर्स्ट या सेकंड मैक्सिमम बन रहा है वो सेंटर ब्राइट से कितने एंगल पे बन रहा है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए। अच्छा, यहाँ पर ए का मतलब स्लिट डिस्टेंस होता है, तो आप स्लिट डिस्टेंस को स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए। यहाँ पर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा या नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, लैम्डा वेवलेंथ एंड स्मॉल इज द स्लिट डिस्टेंस। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर फॉर्मूला ये हमें बताता है कि सेंट्रल ब्राइट से जो पहला मिनिमा, दूसरा मिनिमा या पहला मैक्सिमम, दूसरा मैक्सिमा जो बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा, ये वाला डिस्टेंस जिसे हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई से। तो पहले जो हमने ये वाला फॉर्मूला देखा, ये देखा कि कितने एंगल पे बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या है, वाई एन इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये वही फॉर्मूला है जो आप इंटरफ्रेंस में देखते थे फॉर ब्राइट के लिए, वाई एन इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और यही दोनों फॉर्मूले से आपके मैक्सिमम एक्सरसाइज में और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर वापस से नोट करके आप देख सकते हो कि इन केस ऑफ डायफ्रैक्शन द क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम मिनिमा एंड इन केस ऑफ इंटरफ्रेंस द क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम ब्राइट। नेक्स्ट यहाँ पर जो फॉर्मूला आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की यहाँ पर बात कर रहा है। तो जैसे हम देखते हैं कि डायफ्रैक्शन में जो इंटेंसिटी का पैटर्न बनता है वो कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता है, और इसे आप क्या कहते हो, सेंट्रल ब्राइट कहते हो। और दो मिनिमा के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी या स्मॉल ए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद अब हम कुछ और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, और ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है रिलेटेड टू टॉपिक कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जहाँ पर हम मालूस लॉ स्टडी करते हैं। मालूस लॉ बेसिकली क्या करता है, मालूस लॉ गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ अ लीनियरली पोलराइज्ड वेव आफ्टर इट पासेस थ्रू अ पोलराइजर। तो याद रखना है कि जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड होती है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मालूस लॉ के हिसाब से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला है दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पर थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन टू पोलराइजर। अच्छा, यहाँ पर थीटा का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन टू पोलराइजर, ठीक है।
तो हम आगे इस केस में ये देखते हैं कि अगर दो पोलराइजर दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं तो इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं तो आगे इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, दैट इज ब्रिस्टर्स लॉ। ठीक है, ब्रिस्टर्स लॉ से रिलेटेड एक फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टर्स लॉ द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जनरली इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं दिए हैं, ना तो पूछे गए हैं। फिलहाल ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, बिकॉज जब आप ब्रिस्टर्स लॉ करते हो, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज रिलेटेड टू लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप का देखते हैं, व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला होता है दैट इज स्मॉल डी इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। यहाँ पर स्मॉल डी का मतलब होता है लीनियर सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहीं अगर मैं रिजॉल्विंग पावर की बात करूँ तो रिजॉल्विंग पावर इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू 1/d। देखो A या D दोनों का मतलब यहाँ पर क्या है, लीनियर सेपरेशन ही है, बट बेटर है कि आप इसे D से डिनोट करो, इसके लिए मैंने यहाँ पर करेक्शन कर दिया है। वैसे तो माइक्रोस्कोप के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं गिवन है, ना तो पूछे गए हैं अभी तक, लेकिन लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग ऑफ टेलीस्कोप जो है, खास तौर से टेलीस्कोप के ऊपर एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला देख लेते हैं। क्योंकि जनरली हम माइक्रोस्कोप का यूज़ किस लिए करते हैं, फाइनाइट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का जो हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। यहाँ पर थीटा का मतलब होता है एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, और कैपिटल डी का मतलब यहाँ पर होता है डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, या सिंपल मैं कहूँ तो डायमीटर ऑफ द लेंस, क्योंकि आपने देखा होगा टेलीस्कोप से हम बहुत दूर का ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, क्योंकि उसका लेंस काफ़ी बड़ा इन साइज होता है। ठीक है, देन एट लास्ट यहाँ पर देखेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो यानी याद रखना है कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/थीटा। सो दीज आर द ओवरऑल फॉर्मूलाज फ्रॉम दिस चैप्टर। खास तौर से अगर मैं फॉर्मूला वाइज बात करूँ तो जो भी न्यूमेरिकल्स PYQs या एक्सरसाइज वगैरह में दिए हुए हैं, उसमें मेजर जो क्वेश्चंस है दे आस्क फ्रॉम इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, तो उसी से रिलेटेड फॉर्मूला पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है।